एपिसोड 211 टू 220। अध्याय 211। अध्याय 206। अध्ययन कक्ष में वातावरण इतना दमनकारी था कि सांस लेना कठिन हो गया था। कार्लोस मेज के सामने खड़ा था, उसकी मुट्ठियां अनजाने में भींची हुई थीं, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। मैं सहमत नहीं हूं, उसकी आवाज़ दृढ़ और गूंजती हुई थी, जो अध्ययन कक्ष में गूंज रही थी। इवान पामर डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठे थे, उनके चेहरे पर अधीरता के भाव थे। उसने अपनी सिगरेट की राख को लापरवाही और उदासीनता से झाड़ दिया, मानो उसे कार्लोस की आपत्ति की कोई परवाही न हो। तुम्हारी माँ और मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी दादी के पास स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश भेजना दोनों के लिए अच्छा है। उनके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, जैसे वे कोई स्थापित तथ्य घोषित कर रहे हों। रात्रि भोजन के बाद इवान पामर ने कार्लोस को अध्ययन कक्ष में बुलाया और शांतिपूर्वक ओल्ड मास्टर कार्टर को स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश भेजने के अपने निर्णय के बारे में बताया। हाल ही में ओल्ड मास्टर कार्टर लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल छोड़ने के बारे में परेशान हो रहे थे, जिससे इवान को लगा कि यह बूढ़े व्यक्ति को विदेश भेजने का एक अच्छा अवसर है। तुम्हारी माँ भी मेरी बात से सहमत हैं। विदेशी नर्सिंग होम में चिकित्सा का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ पूरी देखभाल होती है, साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति फिर से एक हो सकते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति है। इवान पामर के बहाने सम्मानजनक लग रहे थे, प्रत्येक कारण उचित लग रहा था। श्रीमती कार्टर को अपने माता पिता के बारे में याद आया, जो बरसों से अलग रह रहे थे और कभी कभार ही मिलते थे, और उनके दिल में एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने सोचा कि उनके पति का प्रस्ताव शायद उनके माता पिता के लिए बुढ़ापे का आनंद लेने का एक सच्चा मौका है, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। दादाजी बहुत बूढ़े हैं, वे लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कार्लोस ने भौहें चढ़ाकर चिंता से भरी आंखों से कहा। इसके अलावा आजकल घरेलू स्वास्थ्य की स्थिति भी विदेशियों से कम नहीं है। दादाजी दादी से अलग हैं, उन्हें यहीं रहना पसंद है, जहां सब कुछ उन्हें जाना पहचाना है, जहां उनके पुराने दोस्त हैं, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। बचपन से ही कार्लोस अपने दादा के साथ बड़ा हुआ था, जो उसका बहुत ख्याल रखते थे। दादा और पोते के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन वह अपनी दादी को विशेष रूप से पसंद नहीं करता था। उसकी याद में वह हमेशा अलग थलग रहती थी, जो उसके दादा की गर्मजोशी से बिल्कुल अलग थी। वह वास्तव में अपने दादा को विदेश भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह भी अपनी परिचित धरती से दूर, क्योंकि वह वहां से कितना अपरिचित होगा, शायद इसके कारण बीमार भी पड़ जाए। कार्लोस, गलत मत समझो, ये परिवार ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम निर्णय ले सको। इवान पामर का चेहरा धुंधला गया, उसकी आवाज़ अचानक ऊंची हो गई, उसकी आंखों में झुंझलाहट की चमक आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बुरी तरह से एस्ट्रे में दबा दिया। उनके विचार में घर के मुखिया के रूप में उनके निर्णयों को बिना शर्त लागू किया जाना चाहिए। ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है, मत भूलिए आपका उपनाम पामर है, कार्टर नहीं। कार्लोस ने निडरता से इवान पामर की नज़रों का सामना किया, उसकी ठोड़ी ऊपर उठी हुई थी, उसका स्वर हट और अवज्ञा से भरा हुआ था। ये शब्द एक तीखे खंजर की तरह थे, जो सीधे इवान पामर के दुखते स्थान पर चुभ गए। इवान पामर का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आईं। कार्लोस की तरह ही ओल्ड मास्टर कार्टर भी उसे नीची नज़र से देखते थे, उसे एक अतिरिक्त व्यक्ति समझते थे। इन सभी वर्षों में उन्होंने कार्टर परिवार में लगन से काम किया, कड़ी मेहनत की, इस परिवार के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनकी नज़रों में वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति थे। इवान पामर की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और वह कार्लोस को घूर रहे थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन कार्टर परिवार उनका होगा, और तब तक जो लोग उन्हें नीची नज़र से देखते थे, उन्हें उनके सामने झुकना पड़ेगा। पिताजी, अब और मत लड़ो। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और विस्फोट होने ही वाला था, दरवाजे से मारिया कार्टर की तीव्र आवाज़ आई। वह अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई, उसके चेहरे पर चिंता और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। एमिली पाकर उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसके चेहरे पर चिंता के कुछ निशान उभरे हुए थे। अभी अभी बाप बेटे के बीच जो तीखी बहस हुई थी, उसे उन्होंने बाहर से साफ साफ सुना था। ओल्ड मास्टर कार्टर को विदेश भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमिली पाकर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं और वह धीरे से बोली। उसकी धारणा में ओल्ड मास्टर कार्टर एक असली बूढ़ा बदमाश था। उसे विशेष रूप से चीनी भोजन पसंद था, उसे हर दिन बुजुर्गों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत थी, आराम से और संतुष्ट जीवन जीना था। यदि बूढ़े स्वामी को सचमुच किसी विदेशी भूमि पर भेज दिया जाए, जहां सब कुछ अपरिचित हो, भाषा संबंधी बाधाएं हों और अलग रीति रिवाज हों, तो यह निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति को परेशान करेगा। इस दृश्य के बारे में सोचकर एमिली पाकर अपने आप को बूढ़े मालिक के प्रति दया महसूस करने से नहीं रोक सकी। एमिली पाकर की बातें सुनकर इवान पामर का पहले से ही काला चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने अपना सिर तेजी से घुमाया और एमिली पाकर को बुरी तरह घूरने लगा, उसकी आंखें तिरस्कार और क्रोध से भरी हुई थीं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? उसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी, जिसमें स्पष्ट तिरस्कार था। आपको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ा, वह आक्रामक और रौबदार था, मानो वह एमिली पाकर को पूरी तरह निगल जाना चाहता हो। उनकी नज़र में एमिली पाकर एक महत्वहीन बाहरी व्यक्ति थी, जिसने कार्टर परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस किया, जबकि वह स्वयं उन मामलों को संभाल रहे थे। अध्याय 212। अध्याय 207। पढ़ाई छोड़कर मारिया कार्टर को जल्द ही अपनी ऑनलाइन क्लास में जाना था। बिना देर किए उसने दोनों को अलविदा कहा और सबसे पहले निकल गई। एमिली पाकर ने मारिया कार्टर को जाते हुए देखा, अपने विचारों को समेटा, फिर अपनी नज़र बगल में बैठे कार्लोस पर घुमाई। कृतज्ञता से भरी, कोमल और गंभीर आवाज़ में उसने धीरे से कहा, कार्लोस, पहले के लिए शुक्रिया। वह कार्लोस की तहे दिल से कद्र करती थी। अगर उसने तुरंत कदम न उठाया होता तो उसे नहीं पता था कि हालात कैसे बिगड़ते। तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम्हारे लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य नहीं है? कार्लोस ने लगभग सहज भाव से जवाब दिया, और जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वह स्वयं चौंक गया। ये शब्द उसके मुंह से इतने स्वाभाविक रूप से निकले, मानो उसने उसे अनगिनत बार अपनी पत्नी कहा हो।
ये सुनते ही एमिली पार्कर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली लाली छा गई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। कार्लोस से सीधे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा हिरन उसके दिल के अंदर बेतहाशा उछल रहा हो। कार्लोस के खूबसूरत चेहरे पर इस पल शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हुए गला साफ किया। उसने अपनी नाक को छुआ। उसकी नज़र थोड़ी सी टालमटोल वाली थी और उसने बताया, आप और ओल्ड मास्टर दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण पारिवारिक सदस्य हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सका। और आपके पिताजी के बारे में क्या? एमिली पार्कर को अचानक उस दिन का नज़ारा याद आ गया। उसके दिल में एक शक कौंध रहा था। कार का डैशकैम इन दिनों बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसे एक गहरा शक था। बस अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसलिए उसने काटो परिवार को सीधे बताने की हिम्मत नहीं की थी। जब इवान पामा का उल्लेख हुआ तो कार्लोस का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया। उसके चेहरे की रेखाएं असाधारण रूप से कठोर हो गईं, मानो वह इवान पामा के विषय के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी हो और एक शब्द भी अधिक कहने को तैयार न हो। कार्लोस को इस हालत में देखकर एमिली पार्कर ने समझदारी दिखाते हुए आगे दबाव डालने से परहेज किया और अपने कमरे में वापस चली गई। इस बीच कार्लोस अकेले नीचे बार में गया, शेल्फ से विस्की की एक बोतल ली और अपने लिए पूरा गिलास भर लिया। गिलास में अंबर रंग का तरल धीरे धीरे घूम रहा था। उसने उसे एक ही घूंट में पूरा पी लिया। मसालेदार शराब उसके गले से नीचे उतर रही थी। उसके अंदरूनी हिस्से जल रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी नसें सुन्न हो गई थीं। अपने कमरे में लौटकर एमिली पार्कर ने पहले काम से जुड़े कुछ काम निपटाए। जब उसने काम निपटाकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो बहुत देर हो चुकी थी और कार्लोस अभी तक नहीं लौटा था। वह बिस्तर पर बैठ गई, इस बात को लेकर झिझक रही थी कि उसे ढूंढने जाए या नहीं। वह थोड़ी चिंतित भी थी। तभी उसके तकिए के पास रखा फोन अचानक चमक उठा। उसने उसे उठाया और टाइम का मैसेज देखा। नीला आकाश, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं। उसने ये संदेश भेजने के लिए स्क्रीन पर हल्के से टैप किया, ये सोचते हुए कि शायद ओल्ड मास्टर भी उसकी तरह जीवन की छोटी छोटी बातों से परेशान हैं और सो नहीं पा रहे हैं। जल्द ही फोन स्क्रीन पर एक उत्तर आ गया, समय, नींद नहीं आ रही है। इन 3 सरल शब्दों को देखकर एमिली पार्कर को पंक्तियों के बीच की लाचारी और हताशा का एहसास हुआ। नीला आकाश, आपको किसने परेशान किया है? वह जांच करती रही, इस उम्मीद में कि इससे समय की कुछ नाखुशी दूर हो सकेगी। समय, परिवार। एमिली पार्कर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और अनुमान लगाया कि क्या काटो परिवार की तरह उनके परिवार में भी सभी प्रकार के जटिल संघर्ष थे। ब्लू स्काई, क्या आप अपनी पत्नी से फिर से बहस कर रहे हैं? ये संदेश भेजने के बाद वह हेडबोर्ड पर टिक गई और चुपचाप टाइम से जवाब का इंतजार करने लगी, जबकि उसके विचार अनायास ही नीचे कार्लोस की ओर चले गए। अध्याय 213, अध्याय 208। बार में कार्लोस अपना फोन पकड़े हुए था। पत्नी शब्द अचानक उसकी नज़र में आया। उसका हाथ अनायास ही थोड़ा कांप रहा था और उसने अवचेतन रूप से थोड़ा दोषी महसूस करते हुए ऊपर की ओर देखा। जब से उसे पता चला कि ब्लू स्काई ही एमिली पार्कर है, तब से वह उससे बात करने के लिए अपने दादा का रूप धारण कर रहा था। पहले तो उनका इरादा इस अवसर का उपयोग एमिली पार्कर के सतह के नीचे छिपे दूसरे पहलू की जांच करने के लिए करना था। कार्लोस के दिल में एमिली पार्कर के प्रति हमेशा संदेह की भावना रहती थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि एमिली पार्कर उतनी सरल और शुद्ध नहीं थी जितनी वह दिखती थी, मानो कोई अदृश्य पर्दा उसके असली स्वरूप को छुपा रहा हो। हालांकि जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, उन्हें एमिली पार्कर के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। इसके विपरीत बातचीत में एमिली पार्कर विचारशील और समझदार थी। चाहे वह विशाल ब्रह्मांड का खगोल विज्ञान और भूगोल हो या वर्तमान का जटिल और निरंतर बदलता आर्थिक प्रबंधन, हालांकि वह विशेषज्ञ नहीं थी, फिर भी वह इनके बारे में ज्ञानपूर्वक और वाक्पटुता से बोल सकती थी। कभी कभी जब उनकी बातचीत चरम पर पहुंच जाती तो कार्लोस को किसी और के प्रति नहीं, बल्कि अपने दादा के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना महसूस होती। वास्तविक जीवन में जब एमिली पार्कर उनसे बातचीत करती थी तो हमेशा न तो गर्म और न ही ठंडी दूरी का एहसास होता था, मानो उनके बीच कोई अदृश्य अवरोध हो जिससे वास्तव में करीब आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन दादाजी से बात करते हुए वो बिल्कुल अलग इंसान लगती थी। कभी कभी तो एक प्यारी सी चंचल पोती सी जो लगातार चिढ़ाती रहती थी। कभी कभी वह एक विश्वासपात्र मित्र की तरह लगती थी जो जीवन की छोटी छोटी बातें साझा करती थी, और कभी कभी वह एक कर्तव्यनिष्ठ जूनियर की तरह लगती थी जिसके शब्दों में देखभाल और सम्मान भरा होता था। ये सोचते हुए कार्लोस ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया और खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। फोन स्क्रीन पर संदेश लगातार चमकते रहे। समय, इसका जिक्र मत करो। ब्लू स्काई, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे पूछनी चाहिए या नहीं। समय, आगे बढ़ो। ब्लू स्काई, क्या आपकी और आपकी पत्नी की आपस में नहीं बनती? समय, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। ब्लू स्काई, क्यों? क्या प्यार ही तो था जो तुम्हें पहली बार एक साथ लाया था? समय, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। एमिली पार्कर ने फोन स्क्रीन पर बातचीत देखी और सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका पिछला सवाल शायद थोड़ा अचानक से पूछा गया था। पुराने ज़माने में ज़्यादातर शादियां तयशुदा होती थीं और यह मुमकिन था कि कोई जोड़ा शादी से पहले कभी मिला ही न हो। प्रेम विवाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में भावनाओं का पोषण सिर्फ शादी के लंबे सालों के दौरान ही होता था, और शायद पुराने ज़माने के मालिक और उनकी पत्नी ने इस साधारण से दिखने वाले विवाह तक पहुंचने से पहले कई अनजान संघर्षों से गुजरा होगा। कार्लोस के विचार अनजाने में ही उसके दादा दादी की शादी की ओर लौट गए। बचपन में देखे गए दृश्य धीरे धीरे उसके मन में किसी पुरानी फिल्म की तरह घूमने लगे। उसके दादा हमेशा से ही सौम्य स्वभाव के थे, परिवार का विशेष ध्यान रखते थे और उसकी दादी की पूरी तरह से देखभाल करते थे।
उसकी दादी चाहे कितनी भी मांगे करें, चाहे कितनी भी अनुचित क्यों न हो, उसके दादा मुस्कुराते हुए मान जाते थे और घर के हर छोटे बड़े मामले में उसकी दादी की प्राथमिकताओं को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। इसके बावजूद उसकी दादी का दिल मानो बर्फ की एक मोटी परत में लिपटा हुआ था। कई सालों तक उसके दादा के प्रति उदासीन रहा और उसके रवैये में जरा भी नरमी नहीं आई। इस परिवार में विवाह एक प्रकार का स्वार्थ बंधन बन गया था। दादा दादी की पुरानी पीढ़ी के लिए भी यही स्थिति थी, और क्या उनके अपने माता पिता के लिए भी यही स्थिति नहीं थी। उनका विवाह दो परिवारों के व्यापारिक मानचित्र पर रणनीतिक लेआउट के बारे में अधिक था, जहां स्थिति और हितों के संतुलन की तुलना में प्रेम महत्वहीन था। ऊपरी तौर पर तो वे एक सभ्य वैवाहिक संबंध बनाए रखते थे, एक दूसरे का मेहमानों की तरह सम्मान करते थे, लेकिन इस सद्भाव के पीछे एक अव्यक्त अलगाव छिपा हुआ था। ये सोचते हुए कार्लोस की नज़र फिर से एमिली पाकर पर पड़ी। उसका दिल जोर से बैठ गया। क्या वह और एमिली पाकर इसी पुराने रास्ते पर चले गए? उनकी शादी शुरू से ही एक दुर्घटना थी। एमिली पाकर का सामना करते हुए उसने उसके करीब जाने समझने की भी कोशिश की थी, लेकिन एमिली पाकर के आधे अधूरे रवैये के कारण उसके लिए उसके दिल तक पहुंचना हमेशा मुश्किल हो जाता था। अध्याय 214, अध्याय 209। एमिली पाकर का जवाब, मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है, देखकर कार्लोस ने अनजाने में फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। आज रात वह पहले से ही अपने दादाजी की समस्याओं में व्यस्त था और उसका मूड उदास था। और एमिली के साधारण से लगने वाले शब्द धड़कते घाव पर नमक छिड़कने के समान थे, जिससे उसका दिल और भी भारी हो गया। वह गहराई से समझ गया कि एमिली का प्यार में अविश्वास संभवतः एडम विलो के कारण था। वह आदमी एमिली के दिल में एक दुर्गम बाधा की तरह था। हालांकि एडम विलो ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उन भावनाओं को धोखा दिया था जो कभी उनके बीच थी, और अब वह दूसरी महिला से शादी करने की कगार पर था। फिर भी एमिली उसे जाने नहीं दे सकी और उस व्यक्ति के साथ उलझी रही जिसने उसे इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी। ये सोचते ही कार्लोस की आंखें क्रोध से भर गईं। उस औरत की आंखें कैसी हैं? एडम विलो किस पहलू में उनसे आगे है? उसके भीतर एक अदम्य क्रोध उमड़ पड़ा और अवज्ञा की भावना के साथ उसने फोन को जोर से एक तरफ फेंक दिया, फिर मेज पर रखी बोतल की ओर हाथ बढ़ाया और उसे एक बड़ा घूंट पीने के लिए पीछे झुका दिया। मसालेदार तरल उसके गले से नीचे उतर गया, उसके अंदर जलन पैदा करने लगा, फिर भी यह उसके दिल की खींच को दूर नहीं कर सका। संदेश भेजने के बाद एमिली पाकर हेडबोर्ड पर झुक गई। उसकी निगाहें कुछ खोखली थीं, उसका मूड उदास था। वह अपनी और उस बूढ़े मालिक की स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि सचमुच दोनों की किस्मत एक जैसी थी। बचपन से ही उसके माता पिता की शादी की दयनीय स्थिति एक लगातार दुष्स्वप्न की तरह थी, जिसने उसे उन तथाकथित रोमांटिक प्रेम कहानियों के प्रति संशयी और दिल से प्रतिरोधी बना दिया था। एक बार उसने सोचा था कि वह सचमुच एडम विलो को पसंद करती है, लेकिन अब शांत मन से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी मां की अंतिम इच्छा का पालन करने के कारण था। ये पता चलने पर कि एडम विलो के लिए ये सही जोड़ी नहीं है। हालांकि वह परेशान तो हुई, लेकिन वह बहुत ज्यादा दुखी या परेशान नहीं हुई। इसके बजाय ये कार्लोस था। जितना अधिक समय वह उसके साथ बिताती, उतना ही कम वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को समझ पाती। एमिली ने हल्की सी आह भरी, लेकिन उसका गला जलने लगा। उसे एहसास हुआ कि इतनी व्यस्त शाम के बाद उसे पानी पीने का मौका ही नहीं मिला। समय को देखते हुए एस्टेट के नौकर सो चुके होंगे। वह उठी, कोट पहना और सीधे नीचे चली गई। जैसे ही वह मंद रोशनी में लिविंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि कोई व्यक्ति बार काउंटर पर झुका हुआ है। कार्लोस। एमिली कुछ कदम आगे बढ़ी और उस व्यक्ति का चेहरा पहचान कर धीरे से पुकारने लगी। उसकी नज़र उसके बगल में रखी खाली शराब की बोतलों पर पड़ी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कार्लोस को जगाने के इरादे से धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कार्लोस के कंधे पर पड़ा, उसने अचानक उसे जकड़ लिया। जो आदमी कुछ क्षण पहले बेहोश लग रहा था, अचानक होश में आ गया। आश्चर्यजनक ताकत के साथ उसने एमिली का हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर बार काउंटर पर अत्यधिक बल के साथ दबा हुआ है। उस आदमी की गर्म, शराब से भरी सांसें तेजी से उसके चेहरे पर आ गईं, जिससे उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मंद और गर्म रोशनी एक पतले पर्दे की तरह बार काउंटर पर धीरे धीरे फैल रही थी। इस समय उनकी परछाइयां एक दूसरे पर छा गईं। हवा शराब की गंध से भर गई। कार्लोस, आधी आंखें सिकुड़े हुए, शराब के नशे में चूर, फिर भी दृढ़ता और उत्साह को व्यक्त करती हुई, एमिली पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और स्पष्ट थीं, जो धीरे से लेकिन अदम्य बल के साथ चलती थीं। हल्के से एमिली के गाल पर छू रही थी। उसकी उंगलियों की गर्मी बिजली के कट की तरह थी, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी गर्म हो गई। देखते हैं इस बार तुम कहाँ भागते हो, भूत डॉक्टर। कार्लोस की आवाज़ धीमी और कर्कश थी, मानो उसके गले की गहराई से निचोड़ी गई हो। वह थोड़ा सा झुका, उसके पतले होंठ एमिली के कान से सटे हुए थे। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर फैल रही थीं। ये वाक्य एमिली के दिल में एक बम की तरह फट पड़ा। उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं। उसके चेहरे पर घबराहट और सदमे की झलक दिखाई दी। उसकी हृदय गति रुक गई, मानो उस क्षण समय रुक गया हो। उसका दिमाग खाली हो गया। बस एक ही विचार लगातार गूंज रहा था, क्या उसने उसे पहचान लिया? टकरा जाना। एक तीखी आवाज ने तनावपूर्ण और अस्पष्ट माहौल को तोड़ दिया। यह मारिया कार्टर थी, जो दूध का गिलास लेने के लिए नीचे आई थी, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। दूध का प्याला उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर बिखर गया। दूध चारों ओर बिखर गया, जबकि मारिया सदमे में खड़ी रही। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। अध्याय 215, अध्याय 210। उनके रिश्ते में समस्याएं हैं। अगली सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, श्रीमती कार्टर ने नौकरों से शानदार नाश्ता तैयार करने को कहा। इवान पाम भोजन कक्ष में चले गए, धीरे धीरे मेज पर बैठ गए और उनकी नज़र अनजाने में अभी भी खाली सीटों पर चली गई और उनका माथा तुरंत सिकुड़ गया। इतनी देर हो चुकी है और यहाँ एक भी व्यक्ति खाने के लिए नहीं है। इवान पाम ने अपनी आवाज़ उठाई। युवा लोगों को थोड़ा अधिक सोना चाहिए। श्रीमती कार्टर के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी और उनकी आंखें दया से भरी थीं।
कार्लोस को तुमने बिगाड़ दिया है। इवान पामा ने ठंडी सांस ली, उसके चेहरे पर नाराजगी और अधिक स्पष्ट हो गई। मैंने सुना है कि वह कल रात चुपचाप नीचे शराब पी रहा था और पूरी रात सोने के लिए कमरे में वापस नहीं गया। आपने कहा था कि शादी करने से उसका व्यवहार बेहतर हो जाएगा, लेकिन कौन जाने वह अब भी ऐसा ही है। लोग सोच सकते हैं कि वह अपनी पत्नी से बहुत असंतुष्ट है। इवान पामा ने उपहास किया। ये सुनकर श्रीमती कार्टर की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। इस समय मारिया कार्टर आलस से जम्हाई लेते हुए वहां आए। वह सीधे मेज पर गई, टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में डाला और एक कप गर्म दूध पीने लगी। पापा, मेरा भाई मेरी भाभी से कैसे असंतुष्ट हो सकता है? वो सुंदर भी है और काबिल भी, उन गप्पाबाजों की तरह अफवाहें मत फैलाओ। मारिया कार्टर टोस्ट चबाते हुए बुदबुदाई। स्पष्टतः वह अपने पिता की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं थी। ये सुनते ही इवान पामा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आप कैसे बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप और आपका भाई अधिक से अधिक अनियंत्रित होते जा रहे हैं। इवान पामा ने गुस्से से कहा। वह अच्छी तरह से जानते थे कि जब से उनकी बेटी विला में लगभग 1 महीने तक रही है, वह बदल गई है, बाहरी लोगों का पक्ष ले रही है तथा उन्हें अपने पिता के रूप में पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। पिताजी, आप मेरी भाभी के प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। मारिया कार्टर ने निडरता से अपने पिता की नज़रों से नजरें मिलाते हुए हठपूर्वक बात की। आप कहते थे कि मेरी भाभी की मेरे भाई से नहीं बनती, लेकिन कल रात ही मैंने उन्हें देखा। मारिया कार्टर जानबूझकर रुकी, उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई और फिर उन्होंने हल्के से खांसी, मानो कोई रहस्य छिपा रही हो। उन्हें क्या हुआ? ये सुनकर श्रीमती कार्टर तुरंत चिंतित हो गईं। अनुभवी होने के नाते श्रीमती कार्टर को हमेशा से यह महसूस होता था कि उनके बेटे और एमिली के रिश्ते में कुछ अजीब बात है। एमिली अपने जीवन रक्षक की बेटी थी, जिसका आभार पहाड़ जितना भारी था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कार्टर परिवार में शादी करने के बाद उसका जिद्दी बेटा एमिली को तंग कर सकता है। इन दिनों वह अक्सर युवा जोड़े की हर गतिविधि पर नजर रखती थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता था। उसका बेटा कार्लोस एमिली के प्रति ऊपरी तौर पर उदासीन दिखाई देता था, फिर भी कभी कभी वह बेपरवाह क्षणों में सूक्ष्म, बमुश्किल ध्यान देने योग्य देखभाल प्रदर्शित करता था। जहां तक एमिली की बात है, जो आमतौर पर सौम्य और समझदार थी, कार्लोस का सामना करते समय उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी भावना झलक उठती थी। उनके बातचीत करने के तरीके ने हमेशा श्रीमती कार्टर को दुविधा में डाल दिया था और अब मारिया की बातें सुनकर उनकी जिज्ञासा चरम पर थी और तरह तरह के अनुमान लगाने लगी थी। मारिया कार्टर, तुम सुबह सुबह गपशप क्यों कर रही हो? अधिकार से भरी आवाज में कार्लोस भोजन कक्ष में चला गया। वह साधारण घरेलू कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी मुद्रा सीधी बनी हुई थी, उनके ठंडे और भावशून्य चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। कार्लोस के पीछे पीछे एमिली चुपचाप चल रही थी। उसने एक साधारण पोशाक पहनी थी, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर आसानी से गिर रहे थे, उसका गोरा चेहरा एक कोमल मुस्कान के साथ सुंदर लेकिन शांत दिख रहा था। हालांकि उसकी झुकी हुई आंखों में एक शर्मिंदगी छिपी हुई थी। अपने भाई की आवाज सुनकर मारिया का शरीर थोड़ा अकड़ गया, उसकी गपशप भरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह एक मासूमियत भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें तेजी से घूम गईं और उसने अपने मुंह में अभी भी मौजूद टोस्ट को जबरदस्ती निगल लिया, फिर एक सूखी हंसी हंसी। भैया, क्या कह रहे हो? मैं गपशप नहीं कर रहा था, बस मम्मी पापा से बातें कर रहा था। अपने बेटे और बहू को अंदर आते देख श्रीमती कार्टर के तनावपूर्ण चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उन्होंने फिर से मुस्कुराहट का भाव बना लिया। कार्लोस, एमिली, आओ और बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसने दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। इवान पामा ने मेज के शीर्ष पर अपनी सीट से खर्राटे लिए। हमने आपके दादाजी के मामले पर फैसला कर लिया है। इवान पामा ने अपना कप जोर से नीचे रख दिया, उसकी निगाह में अटल निश्चय था और वह सीधे कार्लोस की ओर देख रहा था। हम उसे आपकी दादी के पास रहने के लिए विदेश में एक देखभाल केंद्र में भेज देंगे। श्रीमती कार्टर ने उसके पास हल्के से सिर हिलाया, उनकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं। यह आपकी दादी का सुझाव था, हमें सहमत होना ही था। एमिली चुपचाप बगल में बैठी यह सब सुन रही थी, उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं, फिर भी बड़ों का निर्णय ऐसा था जिसमें हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार ओल्ड मास्टर को विदेशी नर्सिंग होम भेजने का मामला सुलझ गया। एक क्षण में ही खाने की मेज पर माहौल उदासी की चादर में लिपट गया और विशेष रूप से भारी हो गया। श्रीमती कार्टर ने धीरे से आह भरी, कार्लोस ने भौहें सिकुड़ी और आगे कुछ नहीं बोला। मारिया ने भी अपनी सामान्य जीवंतता त्याग दी, चुपचाप बैठी रही, कभी कभी दूसरों पर नजर डाल लेती। एमिली बैठी हुई यंत्रवत अपने बर्तन उठा रही थी, एक एक करके भोजन खा रही थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मोम चबा रही हो, बेस्वाद। प्रत्येक घूंट लेना बहुत कठिन था, उसका मन बूढ़े मालिक के दयालु चेहरे से भरा हुआ था। जब भोजन समाप्त हो गया और उस भारी हवा का भार कम होने लगा, तो श्रीमती कार्टर ने यह कहकर मौन तोड़ा। एमिली आज गर्भावस्था की जांच के लिए जा रही है, कार्लोस तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। एमिली ने ऊपर देखा, लगभग मना करने ही वाली थी। जब से वह गर्भवती हुई थी, तब से उसकी सभी जांचें ईस्टर्न हॉस्पिटल में ही होती थीं, जहां एवलिन हैंसन थी, जिससे सब कुछ सुविधाजनक था, किसी को भी उसके साथ जाने की जरूरत नहीं थी। कार्लोस ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज के अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करूंगी और उसके साथ चलूंगी। नाश्ते के बाद कार्लोस सबसे पहले उठा, एमिली भी उसके पीछे उठी, दोनों साथ साथ दरवाजे से बाहर निकले। सूर्य की रोशनी उन पर लंबी परछाई डाल रही थी। दंपति को जाते हुए देखकर श्रीमती कार्टर की मुस्कान इतनी उज्ज्वल थी कि उनकी आंखें दो अर्धचंद्रों की तरह सिकुड़ गईं। उसने धीरे से इवान पामा की आस्तीन खींची, उसका चेहरा अपार खुशी से भरा हुआ था। इवान, अब यह मत कहना कि एमिली और कार्लोस के बीच नहीं बनती। उसकी आवाज़ खुशी से भरी थी। इन्हें देखो, वे एक साथ खड़े होकर एकदम सही जोड़ी लग रहे हैं। इवान पामा ने श्रीमती कार्टर की निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि उनके बेटे और बहू की आकृतियां धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उनका चेहरा कुछ अप्रसन्न दिख रहा था।
उसने अपने बेटे को पहले कभी किसी महिला के साथ इतना धैर्यवान नहीं देखा था। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसमें दिलचस्पी ले रहा था। इवान पाम भी उठे, अध्ययन कक्ष की ओर गए और फ़ोन किया। कार्लोस और एमिली अभी कार में बैठे ही थे कि कार्लोस का फ़ोन बज उठा। अध्याय 216, अध्याय 211, वह किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्लोस की नज़र उस परिचित नंबर पर टिक गई। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा जम गई हो और इस समय धीमा लग रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद भी उसने उत्तर बटन दबाया। एक क्षण में फ़ोन के दूसरी ओर से एक हल्की सी सिसकने की आवाज़ आई। भाई कार्टर, रेनी वाइट की आवाज़ में सिसकियां थीं जो अंतहीन शिकायतों से भरी थीं। कार्लोस ने सहज ही अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और बगल में बैठी एमिली पाकर की तरफ देखा। न जाने क्यों उसके दिल में एक अनाम अपराध बोध उमड़ पड़ा। एमिली चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क के दृश्य हिंडोले की तरह गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फ़ोन कॉल सुनी ही न हो। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। क्या गलत? कार्लोस ने पूछा। उसकी आवाज़ अनजाने में नरम पड़ गई। वह काफ़ी समय से रेनी वाइट के संपर्क में नहीं थे। इस दौरान वह काम के बोझ तले दबे रहे और रेनी द्वारा भेजे गए संदेशों का जवाब भी जल्दबाजी में दिया गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, रेनी ने अविश्वास और निराशा से भरी हकलाती आवाज़ में कहा। रेनी 1 महीने से कार्टर कबीले में काम कर रही थी और इस दौरान उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। उसकी कार्यकुशलता की सभी ने सराहना की और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति पामर ने भी उसकी प्रशंसा की थी। उस समय वह बहुत खुश थी। उसे विश्वास था कि यदि वह अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेगी तो वह कार्टर कबीले में रह सकेगी। कार्टर कबीले जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में यदि वह रह सकती तो उसे राजधानी में अपनी जड़ें जमाने और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलता। लेकिन अब सब कुछ एक बुलबुले में बदल गया था और यह भारी असमानता उसकी सहनशक्ति से बाहर थी। उसकी सारी शिकायतें अब सिर्फ कार्लोस के पास ही थीं। फ़ोन के इस छोर पर कार्लोस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रैनी की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, जिसमें एक सतर्क अपराध बोध था। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं और किसकी ओर रुख करूं। उसके शब्द असहायता से भरे थे, जैसे कोई अंधेरे में टटोल रहा हो, और कार्लोस वह पहला व्यक्ति था जिसके बारे में उसने सोचा। कार्लोस एक क्षण के लिए चुप हो गया। रेनी का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था और वह करुणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना गला साफ किया, सांत्वना के कुछ शब्द कहने वाला था, लेकिन फिर सहज रूप से अपने बगल में एमिली की ओर देखा और जो शब्द वह कहने वाला था उसे निगल गया। एमिली खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन कार्लोस को उसके चारों ओर एक हल्की सी अलगाव की भावना महसूस हुई, जिससे वह बेवजह बेचैन हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को शांत और कोमल बनाए रखने की कोशिश की। रैनी, जल्दी मत करो, धीरे से बताओ क्या हुआ था। दूसरी ओर से रेनी ने नाक सुड़कते हुए बीच बीच में अपनी बर्खास्तगी की प्रक्रिया के बारे में बताना शुरू कर दिया। सचिवालय से किसी ने मुझे सूचित किया कि मैंने मिस को नाराज कर दिया है। रेनी का दिल शिकायतों से भरा था, उसकी आवाज़ सिसकियों से भर गई थी। सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के साहित्यिक प्रदर्शन में भाग लेने के दृश्य को याद करते हुए वह असमंजस से भर गई। कुछ दिन पहले वह अभी भी उपराष्ट्रपति पामर के प्रदर्शन में उत्साह से उनके पीछे पीछे जा रही थी। जब उन्होंने दोनों हाथों में फूल लेकर आदरपूर्वक मिस को भेंट किए तो मिस ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उस समय माहौल शांत और खुशनुमा था और उसे अच्छी तरह याद था कि मिस बहुत अच्छे मूड में थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्होंने उसे नाराज़ क्यों कर दिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैंने क्या गलत किया। रेनी सिसकियों से घुट गई, उसके शब्द भ्रम और लाचारी से भरे थे। आज सुबह मैं हमेशा की तरह काम पर आया, लेकिन बैठने से पहले ही सचिवालय से किसी ने मुझे सख्त लहजे में बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कारण भी नहीं बताया, बस इतना जोर दिया कि मैंने मिस को नाराज़ कर दिया था। भाई कार्टर, क्या आप भाई रॉस से पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है? रेनी के स्वर में एक अनुरोध था, जिसमें आशा थी कि कार्लोस सच्चाई का पता लगाएगा और उसकी नौकरी वापस पाने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर कार्लोस ने धीरे से आह भरी और अपना हाथ उठाकर अपनी नाक पर दबा लिया। ये घटना यही थी। उस दिन साहित्यिक प्रदर्शन में अक्सर कुछ अनहोनी हो रही थी। रैनी शायद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसने मारिया कार्टर के लिए रखे फूल अमेलिया विलो को दे दिए। उस समय माहौल कुछ अराजक था और कार्लोस को उसे यह याद दिलाने का मौका नहीं मिला। मारिया शायद परेशान हो गई होगी और यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने इसका गुस्सा रैनी पर निकाला। ये सोचकर कार्लोस दुविधा में पड़ गया। एक तरफ रैनी थी, दूसरी तरफ उसकी मुश्किल से निपटने वाली बहन मारिया। ये वाकई एक पेचीदा स्थिति थी। फ़ोन पर रेनी की आवाज़ में सतर्कतापूर्ण जांच पड़ताल के साथ गहरी निराशा भी थी। भाई कार्टर, अगर आपको यह मुश्किल लगता है, क्या आप मुझे कार्टर ऑटोमोटिव में वापस ट्रांसफ़र करने में मदद कर सकते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे बस अपना गुजारा चलाने के लिए एक नौकरी चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे परिवार की हालत अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं छोटा था। मेरी माँ की भी तबीयत खराब है और इन वर्षों में मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी। उसकी आवाज़ में बेबसी झलक रही थी। कार्टर कबीले में काम करने का मौका पाकर वह बहुत खुश थी, लेकिन अब बर्खास्त होने के बाद वह केवल पीछे हट सकती थी और कम से कम काम पर ही संतुष्ट हो सकती थी और कार्टर ऑटोमोटिव में वापस लौटने की उम्मीद कर सकती थी, ताकि कम से कम जीविका चलाने के लिए कोई जगह मिल सके। रेनी की बातें सुनकर कार्लोस को थोड़ी बेचैनी हुई। रेनी का परिवार वाकई गरीब था और उसे नौकरी की ज़रूरत थी और वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रैनी, चिंता मत करो, मेरी खबर का इंतज़ार करो। कार्लोस ने फ़ोन रख दिया और मुड़कर देखा कि एमिली उसकी ओर देख रही थी। एमिली चुपचाप वहाँ बैठी रही, उसकी आंखों में भावनाएं घूम रही थीं। ऐसा लगता है कि वह सचमुच रेनी वाइट से प्यार करता है और उसके प्रति अपनी बहन मारिया कार्टर की भावनाओं की अनदेखी करने को तैयार है। वह मन ही मन सोच रही थी। एक खट्टी मीठी सी भावना उसके दिल में धीरे धीरे रेंग रही थी।
उसकी नज़र, जो अभी खिड़की की ओर देख रही थी, अचानक धुंधली पड़ गई, मानो बादलों से घिरे तारों की रोशनी ढंक गई हो। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों में अकथनीय निराशा की एक झलक छिपा रही थीं। कार्लोस चुपके से एमिली को देख रहा था और उसे इस तरह देखकर उसका दिल धड़क उठा और उसे अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहा। एमिली, गलतफहमी मत पालिए। रैनी और मैं उसकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कार्लोस की आवाज़ में कुछ चिंता थी और जैसे ही वह स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, कार धीरे धीरे पूर्वी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आकर रुक गई। एमिली चुप रही, उसके चेहरे पर अभी भी अलगाव का हल्का सा भाव था। वह अब कार्लोस की व्याख्या सुनने के लिए तैयार नहीं थी, नहीं वह उस समय अपनी जटिल भावनाओं का सामना करना चाहती थी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसकी गतिविधियां त्वरित और फुर्तीली थीं और वह अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ में शीघ्रता से घुल मिल गई। एमिली एक ही सांस में कार से बाहर निकल गई, उसका दिल शिकायत और निराशा से भरा हुआ था। वह अस्पताल की ओर तेजी से चल रही थी। वह अपने विचारों में डूबी हुई आगे की स्थिति पर ध्यान दिए बिना अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसकी नज़र किसी की बाहों पर पड़ी। उसने धीरे से घुरघुराहट की और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई, अपना सिर उठाया, बस माफी मांगने के लिए, लेकिन उस समय उसने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। दूसरा व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और धीरे से बोला, डॉक्टर, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। अध्याय 217, अध्याय 212। एमिली पाकर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी, आवाज़ों और कार के हॉर्नों की कर्कश आवाज़ें आपस में गुंथी हुई थीं, जबकि उसका मन विचारों और भावनाओं के जाल में उलझा हुआ था। उसके मन में अभी भी कुछ समय पहले कार्लोस के साथ हुई बहस गूंज रही थी, वे चोट पहुंचाने वाले शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उसके दिल को कड़वाहट और दर्द से भर रहे थे। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जिससे वह चौंक गई और सिहर उठी। उसने जल्दी से ऊपर देखा, उसकी नज़र गहरे समुद्र जैसी नीली आंखों से मिली। विलियम। एमिली पाकर का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, लेकिन वह जल्दी ही अपने आप को संभाल लेती थी। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जिस व्यक्ति से वह टकराई थी, वह वास्तव में एक्स इंस्टीट्यूट का विलियम था। विलियम ने एमिली पाकर की ओर देखा, उसके चेहरे पर मनोरंजन और खींच का मिश्रण था। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर, आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप न तो मेरे फ़ोन का जवाब देते हैं, न ही मेरे मैसेज का। कैपिटल मेडिकल कॉलेज ने मुझसे कई बार संपर्क किया है और पूछा है कि आप छात्रों का नामांकन कब शुरू करेंगे। तुमने मुझे सचमुच चिंतित कर दिया था। किसने सोचा होगा कि उनके सामने साधारण सी दिखने वाली युवती वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय में प्रसिद्ध डॉक्टर एक्स थी। कुछ साल पहले जब डॉक्टर एक्स ने उसे एक जीवन संकटग्रस्त स्थिति से बचाया था, तब से विलियम उसका छोटा प्रशंसक बनने के लिए पूरी तरह समर्पित है, उसकी हर बात सुनता है और बिना किसी शिकायत के उसके आदेश पर किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत शोर है, अभी सब कुछ समझाना मुश्किल है। एमिली पाकर सतर्क थी, आंखों में अकेलेपन की झलक लिए ध्यान से इधर उधर देख रही थी। उसके पीछे कार्लोस कभी नहीं आया, जिससे उसके दिल में एक अकथनीय उदासी छा गई। विलियम ने उसकी उदास नज़र पूरी तरह से देखी। विलियम ने अतिशयोक्ति से कहा और अपने हाथ हवा में लहराए, डॉक्टर, आप सचमुच बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या सचमुच तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? धिक्कार है, लियू नाम के उस आदमी ने सचमुच तुम्हारी भावनाओं को धोखा देने की हिम्मत की। मैं अभी एक हत्यारे को बुलाकर उसे मरवा दूंगा। बोलते समय उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गुस्से से भर गया। हत्या करना गैरकानूनी है, चीन कानून द्वारा शासित समाज है। चलो पहले अंदर चलें। विलियम के अतिरंजित हाव भाव और शब्दों को देखकर एमिली पाकर को यह सब मज़ेदार और निराशाजनक लगा। वह जानती थी कि विलियम सचमुच उसका पक्ष ले रहा है, लेकिन उसे डर था कि उसकी ऊंची आवाज़ और अतिवादी हरकतें बेवजह ध्यान खींच लेंगी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गई। जैसे ही एमिली पाकर अस्पताल में प्रवेश करने वाली थी, उसने अचानक एक हल्की क्लिक ध्वनि सुनी और सहज ही उसने जल्दी से दूर चारों ओर देखा। सड़क पर कारों और लोगों की भीड़ थी और उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। मैं शायद इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। एमिली पाकर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि शायद वह पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में थी, थोड़ी घबराई हुई थी, फिर विलियम के साथ अस्पताल में चली गई। इस बीच कुछ ही दूरी पर एक टैक्सी में सोफी पाकर पीछे की सीट पर बैठी थी और कार की खिड़की से एमिली पाकर और विलियम को गौर से देख रही थी। उसका चेहरा भयावह रूप से उदास था, उसके दांत जोर से बज रहे थे, मानो वह उन्हें पीस रही हो। मुझे पता था यहाँ ज़रूर कुछ अजीब हो रहा है। तो आखिरकार ये एमिली पाकर का ही काम था। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि एक्स इंस्टीट्यूट ईस्टर्न हॉस्पिटल के साथ सहयोग करने जा रहा है, जो कि उसके सपनों से बिल्कुल अलग था। वह हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है, इसलिए वह पता लगाने के लिए चुपचाप मिस्टर विलियम के पीछे चल पड़ी। अप्रत्याशित रूप से एमिली पाकर को विलियम के साथ देखकर उसे एक पल में ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। अध्याय 218, अध्याय 213। एक एक करके उसके लिए खड़े होना। भाई, सच बताओ, क्या रेनी वाइट तुम्हारी रखेल है? फ़ोन रिसीवर से आवाज़ गूंजी और कार्लोस ने सहजता से फ़ोन अपने कान से दूर कर लिया। लाइन के दूसरे छोर पर उनकी बहन मारिया कार्टर की दहाड़ उमड़ते ज्वार की तरह थी, जो आसपास से गुजरने वाले लोगों की जिज्ञासा भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अभी अभी कार्लोस ने मारिया को फ़ोन करके रेनी वाइट की बर्खास्तगी के बारे में पूछताछ की थी। मारिया ने सहजता से स्वीकार किया कि उसने इवान पामर से यह काम करवाया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कार्टर परिवार को इतने अंधे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कार्लोस की चुप्पी आग की तरह थी, जिसने मारिया के क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं जीवित हूं, मेरी भाभी केवल एमिली पाकर ही हो सकती है।
अगर तुमने फिर से मेरी भाभी के साथ गलत करने और बाहर घूमने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगी। रेनी वाइट को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। यदि आप उसके लिए विनती करेंगे तो मैं माँ को इसके बारे में बता दूंगा और फिर मैं माँ से उसे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा ताकि वह राजधानी में कहीं भी नौकरी न पा सके। मारिया कार्टर मशीन गन की तरह चिल्लाए। उसके निर्णायक कदमों ने कार्लोस के सामने उसके संकल्प को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया। कार्लोस ने बेबसी से अपनी कनपटियां रगड़ी। उसे सिर दर्द हो रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि उनके और रेनी वाइट के बीच वास्तव में कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। एमिली पार्कर के इस काम में आने से पहले उनके मन में रेनी वाइट की जीवन भर देखभाल करने का विचार था, लेकिन यह एक जिम्मेदारी की भावना से अधिक था। लेकिन अब उनके पास एमिली पार्कर और एक बच्चा था। वह बस रेनी वाइट के लिए एक स्थिर नौकरी की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वह राजधानी में सुरक्षित जीवन जी सके। एमिली पार्कर और मारिया की प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए कार्लोस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर घूम रहा हो। वह अच्छी तरह से जानता था कि रेनी वाइट को कार्टर कबीले में रखना वास्तव में अनुचित था और इससे चीज़ें और अधिक जटिल हो जाएंगी। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने रेनी वाइट को फेमैनर के साथ काम करने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया, जो विश्वसनीय थी ताकि वह अधिक सहज महसूस कर सकें। जब कार्लोस अपने विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि फेमैनर से कैसे संपर्क किया जाए, तो उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सतर्कता से ऊपर देखा और विलियम की गुस्से भरी निगाहों से उसकी नज़र मिली। श्री विलियम, कार्लोस ने अपनी सामान्य विनम्र मुस्कान बनाए रखते हुए थोड़ा सा सिर हिलाया। पिछली बार ईस्टर्न हॉस्पिटल में श्री विलियम के साथ कुछ बातचीत के बाद वे एक सहयोग समझौते पर पहुंचे थे। ईस्टर्न हॉस्पिटल और एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच ये परियोजना, जिसमें कार्टर क्लान की विशेष निधि से 500 मिलियन का आवंटन किया गया था, तीनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी और जीत वाली स्थिति थी। अब सहयोग को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए केवल हस्ताक्षर समारोह ही शेष था। कार्लोस ने सहज रूप से श्री विलियम का अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन श्री विलियम ने केवल ठंडेपन से उपहास किया, अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाई तथा तिरस्कारपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। श्री कार्टर, मैं आपको ये सूचित करने आया हूं कि एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ आपका सहयोग रद्द कर दिया गया है। श्री विलियम की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। शोध संस्थान के बाहरी एजेंट के रूप में श्री विलियम कई भाषाओं में पारंगत थे और उन्होंने अभी फोन पर मारिया के गुस्से को स्पष्ट रूप से सुनते हुए एक भी शब्द नहीं छोड़ा था। तभी उन्हें पता चला कि डॉक्टर गर्भवती थी। हालांकि डॉक्टर ने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन अभी हुई बातचीत से विलियम को तुरंत अनुमान हो गया। उससे पहले कार्लोस नाम का यह व्यक्ति डॉक्टर के पेट में पल रहे बच्चे का पिता था। विलियम की नज़र में कार्लोस एक बदमाश था। विलियम जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता और वह कार्लोस को घूरने से खुद को नहीं रोक पाता, मानो वह उसे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। कार्लोस का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी सामान्यतः कोमल आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी, जो कुछ अप्रसन्नता दर्शा रही थी। उन्होंने सवाल किया, श्रीमान विलियम, आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? हमने पहले ही सभी विवरणों पर सहमति जताते हुए सहयोग पर सहमति जताई थी। आप इसे यूं ही कैसे रद्द कर सकते हैं? उसने अपनी निगाहें विलियम पर गड़ा दी और उसके हाव भाव से बातचीत की गुंजाइश ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी बात से पीछे क्यों नहीं हट सकता? विलियम के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई और उसने अहंकार से कहा, कानूनी तौर पर हस्ताक्षर के बाद ही सहयोग प्रभावी होता है। तब तक हम कभी भी पीछे हट सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसका भाव और भी अलग हो गया। ये सर्वविदित है कि एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी सर्वोच्च शोध क्षमता और अनेक अत्याधुनिक शोध उपलब्धियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है तथा इसमें निवेश की कोई कमी नहीं है। एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति और धनी व्यवसाय लगातार निवेश करने के लिए कतार में खड़े हैं। यदि एक्स डॉक्टर की महत्वाकांक्षा चीनी और विश्व चिकित्सा जगत को एकीकृत करने तथा चीनी चिकित्सा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की न होती, तो एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इस समय चीन में परियोजनाएं विकसित करने पर विचार भी नहीं करता। और इस दुष्ट ने डॉक्टर के साथ अन्याय करने का साहस किया। यह विचार आते ही विलियम का हृदय कथनीय क्रोध से जलने लगा। तभी विलियम के ड्राइवर ने तेजी से कार उसके बगल में लगा दी। कार्लोस की ओर एक नज़र भी डाले बिना विलियम ने निर्णायक रूप से कार का दरवाजा खोला, अंदर गया और फिर कार्लोस के चेहरे पर कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जो कि उसके अंतिम अल्टीमेटम जैसा प्रतीत हो रहा था। कार्लोस वहीं पत्थर सा चेहरा लिए खड़ा रहा। यह सहयोग कार्टर परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह चिकित्सा निधि परियोजना एक ऐसी इच्छा थी जिसे उनकी मां लंबे समय से पूरा करना चाहती थी। अब विलियम के स्पष्ट इनकार के कारण यह सहयोग टूटने के कगार पर पहुंच गया। कार्लोस काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन उठाया और ओलिवर रॉस का नंबर डायल किया। ओलिवर, पता करो कि एक्स डॉक्टर कैपिटल मेडिकल कॉलेज में पीएचडी छात्रों का नामांकन कब शुरू करेगा। उसकी आवाज़ गहरी और दृढ़ थी। कार्लोस हमेशा दृढ़ निश्चयी थे, वह कभी भी चीज़ों को भाग्य पर नहीं छोड़ते थे। एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ यह सहयोग न केवल कार्टर कबीले के हितों से संबंधित था, बल्कि इसमें उनकी मां की लंबे समय से चली आ रही इच्छा भी शामिल थी और वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए दृढ़ थे। चूंकि विलियम की अकथनीय शत्रुता ने सहयोग चैनल को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कार्लोस ने एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य व्यक्ति एक्स डॉक्टर पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की सत्ता संरचना में जबकि विलियम बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करता था, जो अक्सर सुर्खियों में रहता था, वह दूसरे नंबर के अधिकारी से अधिक कुछ नहीं था, जबकि वास्तविक निर्णयकर्ता रहस्यमय एक्स डॉक्टर था। इस समय उसे पता चला कि एक्स डॉक्टर चीन में पीएचडी नामांकन शुरू करने वाला है, जिससे कार्लोस को आशा की एक किरण मिली।
तार्किक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण नामांकन कार्यक्रम, विशेषकर पीएचडी साक्षात्कार सत्र में एक्स डॉक्टर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। कार्लोस के मन में पहले से ही एक योजना थी। वह एक्स डॉक्टर से मिलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था और अपनी ईमानदारी और क्षमता का उपयोग करके डॉक्टर को राजी करना चाहता था तथा उनके बीच सहयोग को सुगम बनाना चाहता था। अध्याय 219, अध्याय 214, प्रसव पूर्व जांच की घटना। प्रसव पूर्व जांच कक्ष के बाहर एमिली पाकर एक कुर्सी पर बैठी अपनी जांच का इंतजार कर रही थी। तभी सिस्टर झांग का फोन आया। एमिली, मैंने डॉक्टर एक्स के डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास मौका है? एमिली को अचानक याद आया कि उसे नामांकन संबंधी मामले की पुष्टि करनी है। डॉक्टर एक्स व्यक्तिगत रूप से पहले डॉक्टरेट छात्र का मार्गदर्शन और भर्ती करेंगे। इस खबर ने चिकित्सा समुदाय में काफी हलचल मचा दी, जैसे किसी शांत झील में फेंके गए विशाल पत्थर से लहरें उठती हैं। बहन झांग, आप बहुत अच्छी हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये कहते हुए और आगे बढ़ते हुए एमिली के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हमारे देश में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कभी कमी नहीं रही। आप जैसी छोटी बहन बहुत उत्कृष्ट है। फोन के दूसरे छोर पर सिस्टर झांग ने खेद व्यक्त करते हुए बात की। छोटी बहन को अपने करियर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटा क्लिनिक बंद हो जाने के बाद वह कभी कभार ही ईस्टर्न हॉस्पिटल में मदद करती थी। उनकी जैसी प्रतिभा को इस तरह दफना दिया जाना एक तरह से बर्बादी है। तुम अभी गर्भवती हो, बेहतर होगा कि ज्यादा मेहनत न करो, वरना तुम्हारी काबिलियत और ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि तुम जरूर डॉक्टर एक्स की नज़र में आ जाओगी। डॉक्टर एक्स द्वारा हमारे देश में भर्ती करने की योजना की खबर चिकित्सा समुदाय में इस तरह फैल गई जैसे उसके पंख लग गए हों, और ये तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही दिनों में देश भर की लगभग सभी चिकित्सा प्रतिभाओं ने अपना ध्यान कैपिटल मेडिकल कॉलेज पर केंद्रित कर दिया। कैपिटल मेडिकल कॉलेज के अधिकारी ने तुरंत इस लहर को नोटिस किया और जल्द ही विश्वसनीय समाचार की घोषणा की कि डॉक्टर एक्स इस वर्ष इस स्कूल में डॉक्टरेट छात्रों की भर्ती करेंगे। हालांकि रोमांचक लेकिन चिंताजनक बात यह थी कि डॉक्टर एक्स के व्यस्त कार्यक्रम, शोध और विभिन्न मामलों में व्यस्त होने के कारण इस वर्ष केवल एक छात्र की भर्ती की योजना बनाई गई थी। हर कोई समझ गया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है और एक बार जब वे डॉक्टर एक्स के छात्र बन गए तो चिकित्सा क्षेत्र में उनका भविष्य असीमित होगा। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पंजीकरण चरण में भी आवेदकों की संख्या ज्वार की तरह बढ़ी और कुछ ही दिनों में 500 से अधिक हो गई। ये 500 से अधिक आवेदक उद्योग जगत के अग्रणी लोग थे जो चिकित्सा के प्रति प्रेम और प्रयास से प्रेरित थे तथा इस एक स्थान के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे, जिससे प्रतिस्पर्धा की तीव्रता का पता चलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर एक्स का ब्रांड इतना प्रमुख होगा। एमिली ने कुछ अपराध बोध से अपनी नाक को छुआ। उसकी आंखें अनजाने में ही धुंधली हो गईं। वह पूरी तरह से जानती थी कि तथाकथित डॉक्टर एक्स वह स्वयं थी, लेकिन दूसरों से यह बात छिपाए रखने से उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, मानो वह कोई चोर हो। नर्स द्वारा नंबर पुकारने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सिस्टर झांग ने भी सुना। क्या आप अस्पताल में हैं? अकेला? वह आदमी जिसका उपनाम किन है, कहाँ है? वह सिर्फ अपनी पैंट पहनता है और लोगों को नहीं पहचानता। आपका रक्तचाप कम है और आपको गर्भावस्था संबंधी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। आप अकेले प्रसव पूर्व जांच कैसे करवा सकती हैं? रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सिस्टर झांग का स्वर ऐसा था मानो उन्हें लोहे से नफरत हो, क्योंकि वह स्टील नहीं बन पाया। एमिली पहले ही कल्पना कर सकती थी कि फोन के दूसरी तरफ सिस्टर झांग गुस्से से भरी हुई अपनी कमर पर हाथ रखे हुए हैं। यद्यपि एमिली को ऊपरी तौर पर डांट लगाई गई थी, लेकिन उसके शब्दों में जो सच्ची परवाह थी, जो केवल एक परिवार के सदस्य में ही देखने को मिलती है, उससे एमिली को अंदर से गर्मजोशी का एहसास हुआ। बहन झांग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्लोस भी यहाँ है, लेकिन वह बस एक पल के लिए दूर चले गए, एमिली ने धीरे से कहा और जानबूझकर फोन काटने का बहाना ढूंढ लिया। प्रसव पूर्व जांच कक्ष के बाहर वातावरण तनावपूर्ण किंतु मधुर था। बड़े पेट वाली गर्भवती माताओं के चेहरे पर सौम्यता और आशा भरी मुस्कान थी, जबकि उनके बगल में बैठे पिता सावधानी से उन्हें सहारा दे रहे थे। कई चेहरे पहली बार माता पिता बनने की उत्सुकता से भरे हुए थे। एमिली कोने में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी, उसका हाथ अनजाने में उसके पेट पर धीरे से रखा हुआ था। अपने आसपास के गर्म दृश्यों को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं और अकेलेपन का एक निशान चुपचाप उसके चेहरे पर रेंगता हुआ कुछ सोचने लगा। तभी अचानक एक कठोर आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। यह आप क्यों हैं? एक तीखी आवाज सीधे ऊपर आई, जिसने शांति भंग कर दी। एक भारी श्रृंगार किए हुए महिला एमिली को आक्रामक दृष्टि से घूरती हुई खड़ी थी। उस महिला की निगाहें शत्रुता से भरी थीं, मानो एमिली उसकी प्राणघातक शत्रु हो। आवाज सुनकर एमिली के दिल में एक जानी पहचानी सी सनसनी हुई। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और सामने खड़ी औरत को गौर से देखने लगी। यह अप्रत्याशित था, लेकिन उसके सामने इंटरनेट सेलिब्रिटी एडेलिन खड़ी थी। 1 महीने पहले की तुलना में एडेलिन के चेहरे में नाटकीय परिवर्तन आया था। उसके चेहरे की बनावट कठोर और अस्वाभाविक लग रही थी। उसकी दोहरी पलकें अत्यधिक चौड़ी थीं, उसकी नाक का पुल एक उभरी हुई छोटी पहाड़ी की तरह था और उसकी ठोड़ी इतनी तीखी थी कि ऐसा लगता था कि वह कागज को भेद देगी, जिसमें कई सर्जरी के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे। एमिली को देखकर एडेलिन गुस्से से भर गई। उसके मन में उसके सामने खड़ी महिला ही उसके जीवन की त्रासदी की दोषी थी। मूलतः अपनी सुंदरता और कौशल के साथ वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि वह एक धनी परिवार में सफलतापूर्वक विवाह कर सकती है तथा एक युवा महिला के रूप में निश्चिंत जीवन जी सकती है। अप्रत्याशित रूप से एमिली की उपस्थिति ने उसके सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा अस्पताल के बाहर हंगामा मचाने के बाद उसकी रखेल होने की क्रूरता उजागर हुई और उसे अपनी वैध पत्नी से डांट फटकार भी खानी पड़ी। इस अफरा तफरी में उसका गर्भपात भी हो गया। पूरा घोटाला उजागर होने के बाद उन्हें ऑनलाइन पूर्ण बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
एक ही रात में एडेलिन एक लोकप्रिय इंटरनेट सेलिब्रिटी से सार्वजनिक दुश्मन में बदल गई तथा उसने अपनी सारी सुख सुविधाएं और ग्लैमर खो दिया। अब एमिली को दोबारा देखकर उसके दिल में नई और पुरानी शिकायतें उमड़ पड़ी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस गए। एडेलिन भी आज जांच के लिए अस्पताल आई थी, पहचाने जाने के डर से वह चुपचाप आई थी। अप्रत्याशित रूप से प्रसव पूर्व क्षेत्र में पहुंचते ही संयोगवश उसकी मुलाकात एमिली से हो गई। एमिली का उदासीन रवैया देखकर एडेलिन की नज़र एमिली के हाथ में रखे प्रसव पूर्व जांच पत्र पर पड़ी। उसके होठों पर तुरंत उपहास की मुस्कान उभर आई, मानो उसे मिट्टी का कोई बड़ा टुकड़ा मिल गया हो। हाँ, प्रसव पूर्व जांच के लिए अकेली। एडेलिन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। बोलते समय वह अपना सिर बड़ा चढ़ाकर हिलाती रही और कई बार ट्यूट जैसी आवाज़ें निकालती रही। आप चेकअप के लिए बेहतर सिटी फर्स्ट अस्पताल में नहीं रुकती, बल्कि यहाँ आती हैं और बच्चे का पिता कहीं नजर नहीं आता। क्या आप मालकिन हैं जो पकड़े जाने से डरती हैं? उसका स्वर तीखा और द्वेष से भरा था, उसका प्रत्येक शब्द एमिली की ओर एक तेज चाकू की तरह वार कर रहा था। तभी नज ने एमिली का नंबर डायल किया। अगली, एमिली पाकर। प्रसव पूर्व जांच कक्ष के बाहर शोरगुल वाले क्षेत्र में आवाज़ साफ सुनाई दी। एमिली ने अपना पेट छुआ, एडेलिन से, और झगड़ा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। एमिली के अनुसार इस नाराज, अनुचित महिला के साथ बहस करने से उसके बच्चे की जनपूर्व शिक्षा प्रभावित होगी। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, एडेलिन एक उग्र शेरनी की तरह आगे बढ़ी। एडेलिन की आंखों में घृणा की चमक थी जब उसका दाहिना हाथ तेजी से आगे बढ़ा और एमिली के बालों को कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत सोचो कि आज तुम इतनी आसानी से बच निकलोगे। अध्याय 220, अध्याय 215। एमिली पाकर को अचानक अपने सिर पर तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी त्वचा को जबरदस्ती नोचा जा रहा हो, और उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक उभर आई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे एक कठोर छाती में धकेल दिया। अगले ही पल एक धीमी गुरगुराहट के साथ एक लंबे मजबूत पैर ने तेजी से एडेलिन के घुटने पर जोरदार लात मारी। एडेलिन ने आउच की दयनीय चीख निकाली, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने सतह से टकराए, त्वचा छिल गई जिससे खून बहने लगा। इससे पहले कि एडेलिन संभल पाती, उसके बालों को जोर से खींचा गया जिससे उसका सिर ऊपर उठ गया। उसने ऊपर देखा तो कार्लोस का ठंडा कठोर चेहरा उसकी नजरों से टकराया। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि मानो किसी को जमाकर रख देंगी। एडेलिन का चेहरा डर से पीला पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे, हकला रहे थे। मास्टर कार्टर। कार्लोस ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें घृणा और चेतावनी से भरी थीं, उसके पतले होंठ थोड़े से खुले हुए थे और उसने ठंडे स्वर में एक वाक्य बोला। किसने कहा कि वह घर तोड़ने वाली है? वह मेरी पत्नी है। उसकी आवाज़ गहरी थी, फिर भी वह घंटी की आवाज़ की तरह गूंज रही थी, निर्विवाद। एडेलिन डर के मारे अवाक रह गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह एक भी सुसंगत शब्द नहीं बोल पा रही थी। मास्टर कार्टर, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि वह आपकी। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, उसकी आवाज़ दहशत और घबराहट से भरी हुई थी, और उसने एमिली पाकर की तरफ घृणा से देखा। एमिली की नज़र उस जहरीली नज़र पर नहीं पड़ी। चारों ओर से आती उत्सुक निगाहें हजारों सुइयों की तरह लग रही थीं, लेकिन इस समय एडेलिन बस जल्दी से भाग जाना चाहती थी। वह दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए जमीन से ऊपर उठी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वह लगभग फिर से गिर गई और घबराहट में भाग गई, उसका शरीर विशेष रूप से दयनीय लग रहा था। तुम ठीक हो? कार्लोस ने एमिली पाकर की ओर देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं तथा स्वर में पश्चाताप का भाव था। वह चुपचाप अपने आप को दोषी मानता रहा कि उसने इतनी लापरवाही बरती, एमिली को वहां अकेला छोड़ दिया और लगभग उसे परेशान कर दिया। एमिली को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि कार्लोस कभी भी महिलाओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं करता था। लेकिन इस बार उसके लिए उसने एक अपवाद बनाया था। ये भावुक कर देने वाला होना चाहिए था, लेकिन रेनी वाइट के बारे में सोचते हुए एमिली को अपने दिल पर एक भारी पत्थर सा दबाव महसूस हुआ। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कार्लोस का हाथ दूर धकेल दिया। मैं ठीक हूँ, मैं अभी चेकअप के लिए जा रहा हूँ। एमिली ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कार्लोस की निगाहों से बचते हुए उसके शब्दों में दूरी का एक स्पष्ट संकेत था, और वह तेजी से परीक्षा कक्ष में चली गई। उसकी जल्दबाजी वाली आकृति ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी चीज से भाग रही हो। पार्किंग में एडेलिन लंगड़ाते हुए चल रही थी, हर कदम उसके घायल घुटने पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह दर्द से तमतमा रही थी। बस थोड़ा और प्रयास करने पर मैं उस महिला के बच्चे से छुटकारा पा सकता था। वह मन ही मन गालियां दे रही थी, उसकी आंखें लगभग पागलपन भरी नाराजगी से भरी हुई थीं। कार्लोस द्वारा एमिली पाकर की रक्षा करने का दृश्य उसके मन में बार बार घूमता रहा और उसकी घृणा और भी प्रबल होती गई। यदि एमिली पाकर न होती तो उस रात सिनेमा में वह जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर के साथ रात बिताती और अंततः उनके बच्चे की मां बन जाती। वह इस अवसर के लिए काफी समय से तैयारी कर रही थी, बहुत सावधानी से तैयार हो रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह एक अनजान व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकेगी, लेकिन तभी एमिली पाकर ने अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप किया। यह कोई संयोग नहीं था कि वह आज अस्पताल में दिखीं। कुछ दिन पहले एक रहस्यमय व्यक्ति ने उससे संपर्क किया। दूसरी तरफ से आवाज ठंडी थी, वादा कर रही थी कि अगर वह एमिली पाकर के पेट में पल रहे बच्चे को निकाल दे तो उसे $10 मिलियन और फिर से ऑनलाइन स्टार बनने के लिए संसाधन मिलेंगे। भारी इनाम और अपने चरम पर लौटने के लालच ने एडेलिन को अंधा कर दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई, अस्पताल में सुबह से ही घात लगाकर बैठी रही, मौका तलाशने लगी। लेकिन वह नाकाम रही और कार्लोस ने उसे कठोर सबक सिखाया, जिससे वह नफरत से भर गई। चलना शुरू करने के कुछ ही समय बाद अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में हो गया। एक बदबूदार काले कचरे का थैला अचानक उसके सिर पर डाल दिया गया, जिसकी तीखी गंध तुरंत उसके नथुनों में घुस गई।
इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसके सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसके बालों को ऐसे खींचा जैसे किसी लड़की को उठा रहे हों, और उसका सिर पास की दीवार से जोर से टकराया। एक धीमी सी आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने तारे फूट पड़े, उसका सिर जोर से भिनभिनाने लगा। बताओ, एमिली पार्कर को ढूंढने के लिए तुम्हें अस्पताल किसने भेजा था? एक ठंडी, उभलंगी आवाज मानो नरक से आ रही हो उसके कानों में गूंज उठी। आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, जिससे एडिलीन की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। डर ने उसे ज्वार की तरह घेर लिया। उसके पैर जेली में बदल गए, उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांपने लगा और उसके दांत बेकाबू होकर बजने लगे, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल सकी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।